जहां पे नासा ने ऑलरेडी अपोलो 11 के थ्रू नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद तक पहुंचा दिया था, इंडिया की कंडीशन काफी वीक थी। इंडिया को कुछ साल पहले ही इंडिपेंडेंस मिली थी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हो गया। उसके अलावा इंडिया के अंदर ऐसी कई जगह थी जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, जो इंडिया की पार्ट ही नहीं थी। इवन दो ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के जा चुके थे, तो उसे इंडिया से जोड़ना एक बहुत बड़ा काम था। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2 बार लड़ाई हो गई। यही सेम लड़ाई फिर इंडिया और चाइना के बीच में हुई। फिर इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, जिसे उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। इसी बीच इंडिया में भुखमरी भी फैली हुई थी। हालत इतनी खराब थी कि इंडिया को यूएस से फूड इंपोर्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी फसल ही नहीं उग रही थी। इसी बीच एक इंसान ऐसा था जो इंडिया को स्पेस पावर बनते हुए देखना चाहता था, स्पेस टेक्नोलॉजी में एक प्लेयर बनते हुए देखना चाहता था, और ये इंसान थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। My opinion, the aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1962 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो बनाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का एक सपना था। उनका सपना था कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बने। वो खुद की सैटेलाइट्स बनाए, रॉकेट लॉन्चर्स बनाए और किसी और देश पे डिपेंडेंट ना रहे। और उनके इसी सपने का पहला स्टेप आता है 1975 में, जब इंडिया सोवियत यूनियन की हेल्प से आर्यभट्टा नाम की फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करती है। बट इट वाज नॉट इजी। इसको बनाने में 3 करोड़ रुपीस लगे थे, जो आज के 32 करोड़ रुपीस हैं। और उस टाइम पे इसरो के पास कुछ खास फंडिंग थी नहीं, और ज़्यादा फंडिंग ना होने के कारण इसरो साइंटिस्ट कई बार रॉकेट के पार्ट्स साइकिल से ले जाने पड़ते थे। बट हियर द क्वेश्चन इज कि 3 करोड़ रुपए भी क्यों खर्च किए? देखो, एक तरफ देश में जनता के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, आए दिन पड़ोसी देश हमसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लड़ रहे थे, तो क्या हमें हक है कि 3 करोड़ रुपए हम स्पेस प्रोग्राम पे लगाएं, ऊपर जबकि ऑन ग्राउंड देश की हालत कुछ खास सही नहीं है। इनफैक्ट आर्यभट्ट के बाद इसरो ने 22 और स्पेस मिशंस किए हैं, जिसमें चंद्रयान 1 जिसने हमारी मून की सरफेस पर पानी डिस्कवर किया था, उसके बाद मंगलयान की वजह से पूरे एशिया में इंडिया ही एक लौता ऐसा कंट्री बन गया जो मार्स तक पहुंचा है। फिर चंद्रयान 2 वो एक फेल्ड मिशन था। फिर चंद्रयान 3 जिससे इंडिया पहला देश बना जिसने अपने स्पेस रोवर मून के साउथ पोल पे लैंड किया है। पूरी दुनिया के लिए सबसे शॉकिंग ये रहा कि हमारा मंगलयान मिशन में सिर्फ $74 मिलियन लगे और चंद्रयान में $75 मिलियन। और जो इंटरस्टेलर मूवी है जो दूसरे प्लैनेट्स पे जाने की बात करती है, उसका बजट ही $165 मिलियन है, यानी उस मूवी के आधे बजट में हम चांद और मार्स तक पहुंच गए थे। फॉर कॉन्टेक्स्ट, नासा का मेविन ऑर्बिटर का जो बजट है वो $582 मिलियन था। बट इसके बाद भी इंडियन स्पेस मिशन पे $75 मिलियन यानी 650 करोड़ रुपीस खर्च करना, क्या ये सही है? आज भी हमारे देश में 50% लोग 6000 रुपीस पर मंथ से कम कमाते हैं। हमारे देश में हर 100 में से 9 लोगों के पास आज काम नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड हैं। गरीबों को छोड़िए, मिडिल क्लास की जेब में पैसा नहीं बच रहा है। ऐसे में स्पेस प्रोग्राम्स जो हमारे और आपके टैक्स से फंड हो रहे हैं, क्या वो सही है? इसका आंसर जानने के लिए मुझे आपको वर्ल्ड के फर्स्ट मून लैंडिंग पे लेके चलना होगा, which was Apollo 11. It is July 20th, 1969, and man is about to land on the moon. Eagle will touch down approximately 4 hours and 17 minutes from now. It's one small step for man, one giant leap for mankind. One giant leap for mankind, यानी मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। एक स्पेस मिशन को डिजाइन करने के लिए कई सारी इनोवेशंस लगती हैं। रॉकेट की बॉडी बनाने के लिए मटेरियल साइंस लगती है, फ्यूल कंबस्शन के लिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लगती है, थर्मोडायनामिक्स लगती है, फिजिक्स लगती है, वगैरह वगैरह। और ये सारी रिसर्च की वजह से आज आपकी लाइफ डायरेक्टली बेटर हुई है। अपोलो 11 के अंदर ये डिजिटल कंप्यूटर यूज हुआ था जिसका नाम था अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर या फिर AGC, जो इस मिशन में
गाइडेंस और नेविगेशन में हेल्प करता था। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करता था। इसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स की टेक्नोलॉजी को यूज करके आगे जाके प्राइवेट प्लेयर्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स को छोटा और छोटा करना शुरू कर दिया, और आज आप और हम ये वीडियो एक 6 इंच की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जब अपोलो 11 धरती पे वापस आता है तो एटमॉस्फेयर से फ्रिक्शन के कारण बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, इसीलिए इसके ऊपर एक फायर रेजिस्टेंट मटेरियल की कोटिंग की जाती है। ये मटेरियल आगे जाके फायर फाइटर्स के कपड़ों पे यूज होती है। अपोलो 11 मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद पूरी दुनिया की कई कंट्रीज अपने रॉकेट स्पेस में भेजती हैं। वायरलेस हेडफोन्स की भी इन्वेंशन इसलिए हुई थी ताकि एस्ट्रोनॉट्स बिना वायर्स के एक दूसरे से बात कर सकें। मेमोरी फोम, जिसके गद्दे यानी मैट्रेसेस आज इतने बिकते हैं, वो नासा ने बनाए थे ताकि एयरलाइन पायलट्स को बैठने में तकलीफ कम हो। स्क्रैच रेजिस्टेंट लेंसेज वो एस्ट्रोनॉट के सूट के लिए बनाए गए थे। एयरक्राफ्ट एंटी आइसिंग सिस्टम, बेटर रेडियल टायर्स, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल लिम्स, जीपीएस, यहां तक आपके फोन का कैमरा भी नासा के एक स्पेस मिशन की वजह से है। जब नासा को अपने एयरक्राफ्ट में लगे हुए कैमरेज को छोटा करना था तो उन्होंने सीमॉस सेंसर इन्वेंट किया। आज यही सीमॉस सेंसर हर स्मार्टफोन में है, हर डीएसएलआर में है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे वायरलेस हेडफोन्स ही इन्वेंट करने हैं तो मैं उन्हीं की इन्वेंशन पे पैसा लगाता हूँ, उन्हीं की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाता हूँ। मैं स्पेस प्रोग्राम में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ? ये मैं टेढ़ी उंगली से घी क्यों निकालने की कोशिश कर रहा हूँ? ज़्यादा एफिशिएंट तो यही होगा ना कि जो चीज़ें मुझे इन्वेंट करनी है, जो चीज़ें मुझे लगता है कि मेरी डेली लाइफ में मुझे बेटर कर सकती हैं, मैं उन्हीं की इन्वेंशन में पैसा लगाऊँ। मैं उल्टा स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में पैसा लगा रहा हूँ जिसकी वजह से शायद कुछ ऐसा इन्वेंट हो जाए जो मेरी लाइफ को हेल्प करेगा। तो देखो, ये इतना सिंपल नहीं है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपको दुनिया का बेस्ट ओवन बनाना है। आपने दुनिया के बेस्ट थर्मोडायनामिक साइंटिस्ट को बुलाया और उससे बोला कि भाई मुझे दुनिया का बेस्ट ओवन बना के दो। अब बचपन में हमने पढ़ा था हीट ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन तीनों पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करके उस साइंटिस्ट ने आपको बेस्ट ओवन बना के दिया। अब उसने ओवन तो बना दिया, बट एक बात सोचो, क्या वो कभी भी किसी भी दुनिया में माइक्रोवेव ओवन को इन्वेंट कर पाता? क्या नहीं कर पाता, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन की इन्वेंशन बिल्कुल ही अलग तरीके से हुई थी। वो तो एक्चुअली गलती से डिस्कवर हुआ था। जब एक साइंटिस्ट एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट के रेडार सिस्टम्स पे काम कर रहा था, तब उसने ये नोटिस किया कि उसके जेब में रखी हुई चॉकलेट पिघलना शुरू कर गई है। जब उसने पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब उसे पता चला कि उस रेडार से माइक्रोवेव्स निकल रही हैं। तो माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार वही कर सकता है जिसे रेडार सिस्टम्स की भी नॉलेज हो, ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिक्स की भी नॉलेज हो। तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स, स्पेस ट्रैवल पे पैसा खर्च करने से इस दुनिया में कई इन्वेंशंस ऐसी आई हैं जो उस टाइम हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें वो इन्वेंट भी करनी है, हमें उस पर पैसा भी लगाना है। स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च में इन्वेस्टमेंट देखो बहुत लगती है और रिटर्न आने में देखो कई साल भी लगते हैं। और हर साइंटिफिक रिसर्च की तरह इसमें भी 80% ऑफ द टाइम्स कोई रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन बाकी बचा हुआ 20% में गेम चेंजिंग इनोवेशंस आते हैं। जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिसकी मैंने बात करी थी, जैसे मोबाइल फ़ोन कैमरा जिसकी मैंने बात करी थी। इन सब के चलते जो 20% रिसर्च से भी जो मेरा ROI आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज मोर देन इनफ। एंड वो सब की वजह से स्पेस रिसर्च में इन्वेस्टमेंट एक्चुअली मेक्स सेंस। बट देन अगर आप इससे भी कन्विंस नहीं हो तो एक और जगह है जहां पर स्पेस में इन्वेस्ट करना इंडिया की एक्चुअली मजबूरी है, नेसेसिटी है। इनफैक्ट इसका रिजल्ट पूरे देश की डेवलपमेंट से जुड़ा है और वो रीजन है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इंडिया के पास अपना खुद का जीपीएस सिस्टम है जिसे हम नैव आईसी सिस्टम बोलते हैं। इंडिया के पास इस सिस्टम के अंदर 7 सैटेलाइट्स हैं जिसे यूज करके एक्यूरेट लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। इंडियन आर्मी के लिए ये बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि अब लोकेशन ट्रैकिंग के लिए इंडिया को किसी और देश की सैटेलाइट्स पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आई मीन आर्मी की लोकेशन हम ट्रैक कर रहे हैं, हम किसी और देश की सैटेलाइट कैसे यूज कर सकते हैं? इसके अलावा स्पाइंग करने के लिए भी इंडिया के पास खुद की सैटेलाइट्स होना जरूरी है। अगले 5 साल में इंडिया 50 से भी ज्यादा स्पाई सैटेलाइट्स
लॉन्च करेगी। अगर आपको 1998 का पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट याद हो तो आपको पता होगा कि अमेरिका ऐसे ही स्पाइस सैटेलाइट्स का यूज करके हमारे न्यूक्लियर टेस्ट पे नजर रखा हुआ था। तो इंडिया के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके पास भी ऐसी स्पाई सैटेलाइट्स हो आज। इसके अलावा इंडिया की सैटेलाइट्स वेदर फोरकास्टिंग एंड साइक्लोन मॉनिटरिंग में भी हेल्प करती हैं। कहाँ फ्लड्स आने वाले हैं, कहाँ सूखा पड़ने वाला है, कहाँ लैंडस्लाइड्स आने वाले हैं, कहाँ बहुत तेज बारिश होने वाली है, ये सबका आइडिया होने से पहले ही थोड़ा बहुत लग जाता है और इससे हमें प्लानिंग और रेस्क्यू ऑपरेशंस में बहुत हेल्प होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। 2018 में केरला फ्लड्स में इंडियन सैटेलाइट्स की इमेजेस ने रेस्क्यू ऑपरेशंस में काफी हेल्प करी थी। 2020 में जब वेस्ट बंगाल और ओडिशा के साइड साइक्लोन अम्फन आया था तो इस साइक्लोन की ट्रैकिंग डेटा पहले ही साइंटिस्ट को पता चल गई थी और उसकी वजह से साइक्लोन हिट होने से पहले ही लोगों को वहां से इवैक्यूएट करा जा पाया था। इसके अलावा सैटेलाइट्स कम्युनिकेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट फोन्स की हेल्प से आप उन जगहों से भी बात कर सकते हो जहां नॉर्मल फोन नेटवर्क नहीं आते। इसीलिए हमारी आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनके लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये कम्युनिकेशंस हम खुद की सैटेलाइट्स पर ही करें, कोई दूसरे देश की सैटेलाइट्स को रेंट पे लेके नहीं, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पर। उसके अलावा एलॉन मस्क का आपने स्टारलिंक सुना होगा, ये भी सैटेलाइट्स के जरिए ही उन जगहों पर भी इंटरनेट पहुंचा पा रहा है जहां पर नॉर्मल नेटवर्क नहीं है। तो अगर आपका खुद का रिसर्च प्रोग्राम है उसके बहुत सारे डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, बट इवन दैट इज नॉट ऑल। ये सुनो। India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole. जब इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था तब पूरी दुनिया एकदम से शॉक्ड रह गई थी। हम चांद के साउथ पोल पे गए थे जहां पे आज तक कोई नहीं गया था, वो भी सिर्फ 650 करोड़ रुपीस के अंदर। इससे ज्यादा तो हमारे यहाँ आदि पुरुष मूवी का बजट था। एक तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसे कार्टून निकाल रहा था, बाय द वे उसके लिए उसने आगे जाके माफी भी मांगी, पर दूसरी ओर यूके रिपोर्टर ब्रिटेन एड को रोकने की बात कर रहे थे। I would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. पॉइंट ये है कि दुनिया को नहीं लगता था कि हम ये कर सकते हैं, पर हमने कर दिखाया। सारे चैलेंजेस और मुश्किलों के बीच हमने कर दिखाया। ये सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करने का एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया की सॉफ्ट पावर क्या, कभी आपने सोचा है? उसकी सॉफ्ट पावर है कोरियन ड्रामाज। उसके कोरियन मूवीज और टीवी सीरीज के जरिए पूरी दुनिया भर में लोग कोरिया के बारे में बात करते हैं, उसके कल्चर के बारे में बात करते हैं। इसी के चलते कोरियन कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और उसके चलते टूरिज्म इंडस्ट्री को साउथ कोरिया की बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और इन सब का एंड रिजल्ट ये है कि बहुत ज़्यादा पैसा कोरिया के अंदर आता है। आई नो ग्लोबल लेवल पे इंडिया गरीब देशों में आता है, पर कैपिटा इनकम में काफ़ी पीछे है इंडिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी को इग्नोर कर दें। क्या पता कैसी इन्वेंशंस, इनोवेशंस स्पेस टेक्नोलॉजी से बाहर आए और इंडिया कल को जाके उसमें लीडर बन जाए। इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक रिटर्न्स, जहाँ पे काफ़ी हाई चांसेस हैं कि देखो मैक्सिमम टाइम रिटर्न्स कुछ खास नहीं होंगे, बट लाखों में एक चांस है कि जब रिटर्न आएगा तो वो बहुत डिसप्रोपोर्शनेटली हाई रिटर्न होगा। इंडिया को अगर 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट आज चाहिए होगी। 30-40 साल बाद नहीं, आज उसे स्पेस में इन्वेस्ट करना होगा। 30-40 साल बाद नहीं, अगर तब इन्वेस्ट किया तो 50-100 साल और लग जाएंगे आपको डेवलप्ड नेशन बनने में। इसीलिए आज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया अपने बजट का एक सर्टेन परसेंटेज स्पेस ट्रैवल में इन्वेस्ट करे, एंड वो एक वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, बस उसके रिटर्न्स देर से आएंगे और थोड़े से अननोन रिटर्न्स हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।